द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 17 चार अत्यंत शिक्षाप्रद मामले हिंदीऑडियोबुक.com। बुद्धि के देवता वॉर्डेन विनाश के राजा के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर यह जानने की मांग की कि अराजकता पर कैसे नियंत्रण हो सकता है। विनाश ने कहा, मुझे अपनी बाईं आंख दे दें, तब मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बुद्धि के देवता वॉर्डेन ने अपनी बाईं आंख निकालकर उन्हें दे दी और कहा, अब मुझे बताइए। विनाश के राजा ने कहा कि जो रहस्य है उसे आप दोनों आंखों से देख सकते हैं। जॉन गार्डनर। और अधिक परिवर्तन। पहला, एक ओवरप्राइज्ड विशालकाय। दूसरा, एक साम्राज्य निर्माण समूह। तीसरा, एक विलय जिसमें एक छोटी फर्म ने एक बड़ा काम संभाला। चौथा, मूल रूप से बेकार कंपनी में शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश। पिछले कुछ वर्षों में ग्राहम के कुछ उच्च नए मामलों को एक नया विश्वकोश प्रदान किया गया है। यहाँ इसका एक नमूना है। ल्यूसेंट पारदर्शी नहीं है। साल 2000 के मध्य में ल्यूसेंट टेक्नोलॉजीज इंक के पास किसी अन्य अमेरिकी स्टॉक की तुलना में अधिक निवेशक थे, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $192.9 बिलियन के साथ यह अमेरिका में 12वीं सबसे मूल्यवान कंपनी थी। क्या यह विशाल मूल्यांकन उचित था? 30 जून 2000 को समाप्त वित्तीय तिमाही में ल्यूसेंट की वित्तीय रिपोर्ट की कुछ मूल बातों पर नजर डालते हैं। ल्यूसेंट की रिपोर्ट के एक निकट रीडिंग में एक अनुत्तरित टेलीफोन स्विच बोर्ड की तरह खतरे की घंटी बजती है, जो इस प्रकार है। ल्यूसेंट ने $4.8 बिलियन में एक ऑप्टिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता क्रोमेटिक्स नेटवर्क्स को खरीदा था, जिसकी $4.2 बिलियन गुडविल या बुक मूल्य से ऊपर की लागत थी। क्रोमेटिक्स में 150 कर्मचारी थे, लेकिन इसका कोई ग्राहक नहीं था और साथ में इसका राजस्व भी शून्य था, इसलिए गुडविल शब्द अपर्याप्त लगता है। शायद होप चेस्ट शब्द अधिक सटीक है। यदि क्रोमेटिक के एम्ब्रॉयन प्रोडक्ट्स ने काम नहीं किया तो ल्यूसेंट को गुडविल को उल्टना होगा और भविष्य की कमाई के लिए इसे चार्ज करना होगा। दूसरी, एक फुटनोट ने खुलासा किया कि ल्यूसेंट ने अपने उत्पादों के खरीदारों को $1.5 बिलियन का उधार दिया था। अपने ग्राहकों को कहीं और उधार लिए पैसे की गारंटी में ल्यूसेंट भी $350 मिलियन के लिए हुक पर था। इन ग्राहक लोन की कुल संख्या एक वर्ष में दोगुनी हो गई थी। यह हमें बताता है कि ल्यूसेंट के उत्पादों को खरीदने के लिए खरीदार नकदी से बाहर चले गए थे। क्या होगा अगर वे अपने ऋण का भुगतान करने के लिए नकदी से बाहर भाग गए? अंत में ल्यूसेंट ने नए सॉफ्टवेयर को कैपिटल एसेट के रूप में विकसित करने की लागत का इलाज किया, बल्कि एक एसेट के बजाय यह एक रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं था जो कमाई से आना चाहिए। निष्कर्ष, अगस्त 2001 में ल्यूसेंट ने क्रोमेटिक्स डिवीजन को बंद कर दिया, क्योंकि इसके उत्पादों ने केवल 2 ग्राहकों को ही आकर्षित किया। वित्तीय वर्ष 2001 में ल्यूसेंट को $16.2 बिलियन का नुकसान हुआ। वित्तीय वर्ष 2002 में इसने $11.9 अरब का और नुकसान किया। उन नुकसानों में खराब ऋण और ग्राहक वित्त पोषण के लिए प्रावधान में $3.5 बिलियन, गुडविल से संबंधित हानि में $4.1 बिलियन और कैपिटल सॉफ्टवेयर से संबंधित $362 मिलियन। ल्यूसेंट का स्टॉक 30 जून 2000 को $51.062 पर व 2002 में $1.26, जो 2-2.5 साल में बाजार मूल्य में लगभग $190 बिलियन के नुकसान पर बंद हुआ। अधिग्रहण के जादूगर। टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड का वर्णन करने के लिए हम केवल विंस्टन चर्चिल को पैराफ्रेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इतना सारा तो इतने कम लोगों ने कभी नहीं बेचा। 1997 से 2001 तक इस बरमूडा आधारित समूह ने टाइको स्टॉक के शेयरों में सबसे अधिक $37 बिलियन से अधिक का खर्च किया। इमेल्डा मार्कोस के अनुसार यह इसके लिए जूते खरीदने जितना ही आसान बन गया था। अकेले वित्तीय वर्ष 2000 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार टाइको ने लगभग 200 कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसकी हर दूसरे दिन एक से अधिक की औसत थी। परिणाम, टाइको में तेजी से वृद्धि हुई, जिसका राजस्व 5 सालों में $7.6 बिलियन से $34 बिलियन हो गया और ऑपरेटिंग इनकम $476 मिलियन के नुकसान के साथ $6.2 बिलियन का लाभ हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी का 2001 के अंत में कुल स्टॉक मार्केट वैल्यू $114 बिलियन था।
लेकिन टाइको के वित्तीय विवरण कम से कम इसके विकास के रूप में थे। लगभग हर साल उन्होंने अधिग्रहण संबंधी शुल्कों में सैकड़ों मिलियन डॉलर दिखाए। ये खर्च 3 मुख्य श्रेणियों में चले गए। पहला, विलय या पुनर्गठन या अन्य नगण्य लागत। दूसरा, लंबे समय तक संपत्ति की हानि के लिए शुल्क। और तीसरा, खरीद प्रक्रिया अनुसंधान और विकास में राइट ऑफ। संक्षिप्त में इन्होंने पहले तो मूर्खों की तरह प्रभार का उल्लेख किया, दूसरा चिल्ला के रूप में और तीसरा वॉपिपरेड के रूप में। आइए जानते हैं कि ये समय के साथ कैसे दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मारन शुल्क, जो कि गैर अनुमानित माना जाता है, 5 वर्षों में से 4 में दिखाया गया, जो कुल मिलाकर 2.5 बिलियन डॉलर था। चिल्ला ने कालानुक्रमिक रूप से वृद्धि करके 700 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त की। वूपीपरेड से एक और आधा बिलियन डॉलर आया। अब बुद्धिमान निवेशक पूछेगा, यदि टाइको की वृद्धि दर अधिग्रहण की रणनीति इतनी साफ सुथरी थी, तो यह कैसे हुआ कि एक साल में औसतन 750 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़े। पहला, अगर जैसा कि स्पष्ट है, टाइको चीजों को बनाने का व्यवसाय नहीं करता था, बल्कि अन्य कंपनियों को खरीदने का व्यवसाय करता था जो चीजें बनाती है, तो इसके मोरन पर नॉन क्रीकिंग का आरोप क्यों लगाया गया? क्या वे व्यवसाय करने की टाइको की सामान्य लागतों का हिस्सा नहीं थे? दूसरा, और हर साल की कमाई को जोड़ते हुए पिछले अधिग्रहणों के लिए लेखांकन शुल्क के साथ कौन बता सकता है कि अगले साल क्या होगा? वास्तव में एक निवेशक यह भी नहीं बता सकता कि टाइको की पिछली कमाई क्या थी। 1999 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा एक लेखा समीक्षा के बाद टाइको ने 1998 के खर्चों में 257 मिलियन डॉलर को मोरन शुल्कों से जोड़ दिया, जिसका अर्थ है कि उन गैर बकाया लागतों की वास्तव में उस वर्ष भी पुनरावृत्ति हुई थी। उसी समय कंपनी ने अपने मूल रूप से 1999 के कामों को फिर से शुरू कर दिया, जिससे मोरन 929 मिलियन डॉलर तक गिर गया, जबकि चिला 507 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। टाइको स्पष्ट रूप से आकार में बढ़ रहा था, लेकिन क्या यह अधिक लाभदायक था? यह बात कोई बाहरी व्यक्ति सुरक्षित रूप से नहीं बता सकता था। निष्कर्ष, वित्तीय वर्ष 2002 में टाइको को 9.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। स्टॉक, जो वर्ष 2001 के अंत में 58.90 डॉलर पर बंद हुआ था, 2002 में 17.08 डॉलर पर लुढ़क गया, जो 12 महीनों में 71% की स्पष्ट हानि थी। स्वावलंबी नाबालिग। 10 जनवरी 2000 को अमेरिका ऑनलाइन इंक और टाइम वार्नर इंक ने घोषणा की कि वे शुरू में 156 बिलियन डॉलर के मूल्य वाले सौदे में विलय करेंगे। 31 दिसंबर 1999 तक एओएल के पास संपत्ति में 10.3 बिलियन डॉलर थे और पिछले 12 महीनों में इसका राजस्व 5.7 बिलियन डॉलर था। दूसरी ओर टाइम वार्नर के पास संपत्ति 51.2 बिलियन डॉलर और राजस्व 27.3 बिलियन डॉलर था। टाइम वार्नर एक को छोड़कर किसी भी माप से एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो था अपने स्टॉक का मूल्यांकन, क्योंकि अमेरिका ऑनलाइन ने इंटरनेट उद्योग में निवेश करके निवेशकों को चौंका दिया था, लेकिन इसके शेयर ने अपनी कमाई में 164 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। टाइम वार्नर के स्टॉक केबल टीवी, फिल्में, संगीत और पत्रिकाओं का लगभग 50 गुना कमाई के साथ बेचा गया। सौदे की घोषणा करते हुए दोनों कंपनियों ने इसे सामानों का रणनीतिक विलय कहा। टाइम वार्नर के अध्यक्ष गेराल्ड एम लेविन ने घोषणा की कि एओएल टाइम वार्नर से जुड़े सभी के लिए अवसर असीम है। सभी के लिए, उन्होंने कहा, जो इसके शेयर धारक हैं उनके लिए भी। उन्मादीपूर्ण तरीके से उनके स्टॉक को अंततः इंटरनेट डार्लिंग का कैच मिल सकता था। इसके लिए टाइम वार्नर के शेयर धारकों ने इस सौदे को भारी मंजूरी दी थी, लेकिन उन्होंने कुछ बातों की अनदेखी की है, जो ये है। पहली, यह बराबरी का विलय अमेरिका ऑनलाइन के शेयर धारकों को संयुक्त कंपनी का 55% देने के लिए डिजाइन किया गया था, भले ही टाइम वार्नर 5 साल बड़ा था। दूसरा, 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग जांच कर रहा था कि क्या अमेरिका ऑनलाइन विपणन लागतों के लिए अनुचित रूप से जिम्मेदार है। तीसरा, अमेरिका ऑनलाइन की कुल संपत्ति का लगभग आधा, यानी 4.9 बिलियन डॉलर का उपलब्ध सेल फॉर इक्विटी प्रतिभूतियों से बना था। यदि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले टेक्नोलॉजी शेयरों की कीमतें गिर गई, तो इससे कंपनी के परिसंपत्ति आधार का बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष,
11 जनवरी 2001 को दोनों कंपनियों ने अपने विलय को अंतिम रूप दिया। एओएल टाइम वार्नर इंक ने 2001 में $4.9 बिलियन खो दिए और एक निगम द्वारा दर्ज किए गए अब तक के सबसे घिनौने नुकसान में शामिल 2002 में एक और $98.7 बिलियन का नुकसान हुआ। अधिकांश नुकसान अमेरिका ऑनलाइन के मूल्य को लिखने से हुआ। 2002 के अंत तक जिन शेयर धारकों के लिए लेविन ने असीमित अवसरों की भविष्यवाणी की थी, उनके पास अपने शेयरों के मूल्य में लगभग 80% नुकसान दिखाने के अलावा कुछ नहीं था। क्या आप किंडरगार्टन में निवेश कर सकते हैं? 20 मई 1999 को ई टॉयज इंक ने अपने स्टॉक का 8% हिस्सा जनता को बेच दिया। वॉल स्ट्रीट के सबसे प्रतिष्ठित निवेश बैंकों में से 4 गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी, बेकोस्टोन रॉबर्टसन स्टीफंस, डोनाल्डसन, लोफिकन और जेनरेट और मैरिल लिंच एंड कंपनी, जो $20 पर $83,20,000 के शेयरों से $20 पर $83,20,000 के शेयरों से कम है। कारोबार के पहले दिन में $76.5625 पर 282.8% की बढ़त के साथ स्टॉक तेजी से बढ़ा। उस कीमत पर ई टॉयज का बाजार मूल्य $7.8 बिलियन था। उस कीमत के लिए खरीदारों को किस तरह का व्यवसाय मिला? पिछले वर्ष में ई टॉयज की बिक्री में 4261% की वृद्धि हुई और इसने अकेले पिछली तिमाही में 75,000 ग्राहक नए जोड़े। लेकिन अपने 20 महीनों के कारोबार में ई टॉयज ने कुल $30.6 मिलियन की बिक्री की थी, जिस पर उसने $30.8 मिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया था, जिसका अर्थ था हर डॉलर के खिलौने को बेचने के लिए $2 खर्च कर रहा था। आईपीओ प्रोस्पेक्टस ने भी यह खुलासा किया कि ई टॉयज एक और ऑनलाइन ऑपरेशन बेबी सेंटर इंक जो प्राप्त करने के लिए ऑफर की कुछ आय का उपयोग करेगा, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में $4.8 मिलियन में $4.5 मिलियन का नुकसान उठाया था। और ई टॉयज अपने प्रबंधन के लिए भविष्य में जारी करने के लिए सामान्य स्टॉक में 40.6 मिलियन शेयर आरक्षित करेंगे। इसलिए अगर ई टॉयज ने अभी पैसा कमाया है तो उसकी शुद्ध आय को 102 मिलियन शेयरों के बीच नहीं बल्कि 143 मिलियन के बीच विभाजित करना होगा, जो भविष्य की कमाई को प्रति 1/3 से कम करके करना होगा। टॉयज आर के साथ ई टॉयज की तुलना चौंकाने वाला है। पूर्ववर्ती 3 महीनों में टॉयज आय ने शुद्ध आय में $27 मिलियन कमाए थे और एक पूरे वर्ष में ई टॉयज की तुलना में 70 गुना अधिक माल बेचा था। और फिर भी शेयर बाजार टॉयज आर की तुलना में लगभग $2 बिलियन अधिक है। निष्कर्ष: 7 मार्च 2001 को सार्वजनिक कंपनी के रूप में अपने संक्षिप्त जीवन में $398 मिलियन से अधिक का शुद्ध घाटा उठाने के बाद दिवालियापन सुरक्षा के लिए ई टॉयज ने मामला दर्ज किया। स्टॉक, जो अक्टूबर 1999 में $86 प्रति शेयर के स्तर पर था, आखिरी बार 1 पैसे के लिए कारोबार किया गया था। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।